ये मूवी एक ऐसे पैरासाइट के ऊपर बनी है जो कानों के जरिए इंसानों के शरीर में घुसकर उनके शरीर को अपना घर बना लेता है, जिससे वह आदमी बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम समुद्र में बहुत सारे अजीबोगरीब क्रिएचर्स को देखते हैं जो धीरे धीरे शहर की तरफ आ रहे थे। इसके बाद हमें एक कपल को सोते हुए दिखाया जाता है। जब ही उनमें से एक पैरासाइट रेंगते हुए उस आदमी के कानों में घुस जाता है, जिससे वो दर्द से एकदम चिल्लाने लगता है, मगर कुछ देर बाद वो एकदम नॉर्मल होकर चुप हो जाता है। अगले सीन में हम मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है शिनीची, जो अपने कानों में ईयरफोन लगाकर मस्त गाने सुनते हुए सो रहा था। तभी अचानक से एक वैसा ही पैरासाइट उसके पास आकर उसके कानों में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन ईयरफोन लगे होने की वजह से वो उसके कानों में नहीं घुस पाता। फिर वो पैरासाइट उसकी नाक के जरिए उसके शरीर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन शिनीची जग जाता है और डर के मारे वो उसे दूर फेंक देता है। वो उस पैरासाइट को बुक से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह पैरासाइट उसके हाथों को काटकर उसके हाथों में घुस जाता है। शिनीची एकदम घबरा जाता है और उस पैरासाइट को अपनी बॉडी के अंदर घुसने से रोकने के लिए वो एक केबल से अपने हाथ को कस के बांध लेता है। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ उसके कमरे में आती है और पूछती है कि क्या हुआ बेटे, तुम ठीक तो हो? शिनीची उनसे कहता है कि मोम, मेरे हाथ में एक सांप घुस गया है। उसकी माँ उसके हाथ को चेक करती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट करते टाइम शिनीची अपनी मोम से कहता है कि मुझे मेरे हाथ में कुछ अजीब सा फील हो रहा है। उसकी माँ कहती है कि बेटा, शायद रात को तुम्हारी नींद ढंग से पूरी नहीं हुई, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अगले सीन में हमें वो पहले वाला आदमी दिखाया जाता है जिसके कानों में वो क्रिएचर घुस गया था। वो आदमी अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे बहुत अजीब तरह से घूरने लगता है। अचानक से वो अपना मुंह खोलता है और उसका मुंह अजीब से क्रीचर की तरह दिखने लगता है। उसके मुंह के अंदर कई सारी आंखें थी। उसकी वाइफ जब तक कुछ समझती तब तक वह आदमी उसे खा जाता है। इसके बाद हम शिनीची को स्कूल जाते हुए देखते हैं, जहां उसकी दोस्त सटोमी हमेशा की तरह उसके साथ जा रही होती है। लेकिन सटोमी यहाँ पर शिनीची के बिहेवियर में काफी बदलाव नोटिस करती है। क्लास में भी शिनीची के साथ बहुत ही अजीब चीजें होती हैं। जैसे वो अपनी नीचे गिरी हुई इरेजर को उठाने जाता है तो अचानक से उसका हाथ लंबा होकर उस इरेजर को उठा लेता है, और इतना ही नहीं, गेम खेलते वक्त वो काफी दूर से ही बास्केटबॉल डाल देता है। इन सब इंसिडेंट के बाद शिनीची काफी हैरान हो जाता है। घर जाकर वो इसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है। तभी वो अपने हाथों पर एक आंख देखता है, लेकिन वो आंख एकदम से गायब हो जाती है। वो एक ब्लेड से अपने हाथ को काटने की सोचता है, मगर तभी उसका राइट हैंड एक बहुत ही अजीब तरह से डरावने से क्रिएचर में बदल जाता है। शिनीची की डर के मारे एकदम हालत खराब हो जाती है, मगर फिर उसका हाथ क्यूट से एक आंख वाले क्रिएचर में बदल जाता है। शिनीची उससे पूछता है कि तुम क्या हो? तब वो क्रिएचर भी उसी की बात को दोहराने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस क्रिएचर को इंसानों की भाषा नहीं आती। अब वो क्रिएचर शिनीची के लैपटॉप में और उसकी बुक से इंसानों के तौर तरीके सीखने लगता है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि उस पैरासाइट का मकसद शिनीची की बॉडी में घुसकर उसके ब्रेन पर कब्जा करना था, ताकि वो उसकी बॉडी को कंट्रोल कर सके। लेकिन ईयरफोन लगे होने की वजह से वो उसके शरीर में नहीं घुस पाता, और जब वो उसके हाथ में भी घुसता है तब शिनीची केबल से अपना हाथ बांध लेता है। इसलिए वो क्रिएचर उसके शरीर में नहीं घुस पाया और सिर्फ उसके हाथ पर ही अपना कब्जा करके कंट्रोल कर पाया। अब शिनीची क्रिएचर से कहता है कि मैं तुम्हें काट कर अलग कर दूंगा। यहाँ वो क्रिएचर कहता है कि ऐसे मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन तुम भी अपना हाथ खो दोगे। वो क्रिएचर शिनीची को अपना नाम मिगी बताता है और शिनीची को बताता है कि वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसे उसी की बॉडी में रहना है। आगे हम देखते हैं कि मिगी अब इंसानों की तरह बोलना सीख गया है, लेकिन वो शिनीची के जरिए इंसानों और इंसानों की दुनिया के बारे में और भी जानने की कोशिश करता है। मिगी शिनीची के स्कूल में हो रहे मार्शल आर्ट को सिर्फ देखकर ही सीख लेता है। अब धीरे धीरे शिनीची और मिगी के बीच में कनेक्शन बन जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस शहर में जिन जिन लोगों के शरीर में पैरासाइट घुस गए थे, वो अजीब तरह के क्रिएचर में बदलकर अपना आतंक फैला रहे थे। वो क्रिएचर बाकी नॉर्मल लोगों को खाने लगते हैं। एक दिन स्कूल से वापस आते समय मिगी शिनीची को खींचकर एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि आसपास कोई और भी पैरासाइट है। अंदर जाकर शिनीची देखता है कि एक पैरासाइट किसी आदमी को मारकर खा रहा था। तभी वो पैरासाइट इन्हें देख लेता है, लेकिन वो उसे अपना दोस्त समझता है, क्योंकि वो भी तो एक पैरासाइट ही है। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि मिगी शिनीची के ब्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया है, तब वो पैरासाइट शिनीची को मारने जाता है। उसका सर भी एक अजीब से क्रिएचर की तरह खुलता है और शिनीची के ऊपर हमला करता है, मगर मिगी उसके सर को काटकर शिनीची को बचा लेता है, क्योंकि अगर शिनीची मरता तो
तो मिग्गी भी मर जाता। धीरे धीरे शहर में कई सारे लोग गायब हो रहे थे। बहुत सारी लाशें मिल रही थी, लेकिन पुलिस को भी कोई आइडिया नहीं था कि आखिर इतने खतरनाक तरीके से लोगों को मार कौन रहा है। आगे हम शिनीची और मैगी को बात करते हुए देखते हैं। शिनीची मिग्गी से कहता है कि उसे उसके साथियों को रोकना होगा, वो ऐसे इंसानों को मार नहीं सकते। इस पर मिग्गी कहता है कि पैरासाइट का खाना ही इंसान है। जैसे इंसान खाने के लिए जानवरों को मारकर खाते हैं, वैसे ही पैरासाइट भी इंसानों को खाते हैं, क्योंकि इनका खाना ही इंसान है। अगर इंसान अपना पेट भरने के लिए दूसरे जानवरों को मारकर खा सकते हैं, तो हम पैरासाइट सरवाइव करने के लिए इंसानों को क्यों नहीं खा सकते? इसमें तो कुछ गलत नहीं है। अगले दिन स्कूल में मीटिंग के दौरान मिग्गी को उसके आसपास एक और पैरासाइट होने का एहसास होता है, और ये पैरासाइट और कोई नहीं बल्कि उनकी नई टीचर तामिया होती है। वो भी शिनीची को पहचान जाती है, क्योंकि उसके भी शरीर में एक पैरासाइट था। स्कूल के बाद शिनीची उनसे मिलने जाता है, जहाँ वो उसे कहती है कि मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर इंसानों के रहन सहन के ऊपर स्टडी कर रही हूँ। इसके बाद वो उसे 2 और लोगों से मिलवाती है, जिनके अंदर पैरासाइट थे, जिनमें से एक स्कूल का स्टूडेंट था जिसका नाम शिमादा था, और दूसरा एक पुलिस ऑफिसर था जिसका नाम गोटो है। वो शिनीची को बताती है कि ये लोग एक नेटवर्क बनाकर इंसानों पर स्टडी कर रहे हैं। वो एक्सपेरिमेंट के तौर पर गोटो के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो बताती है कि उन दोनों के पैरासाइट होने के बावजूद उनका बच्चा एक एकदम नॉर्मल इंसान है। अगर वो चाहे तो यहाँ इंसान बनकर छुप कर रह सकते हैं, बस उन्हें जिंदा रहने के लिए इंसानों को खाना होगा। वो मिगी को भी अपने नेटवर्क में शामिल होने को कहती है, लेकिन मिगी इनकार कर देता है। वहाँ से जाते टाइम मिगी शिनीची को गोटो से अलर्ट रहने के लिए कहता है, क्योंकि गोटो को ये पता चल गया था कि रेस्टोरेंट में जो पैरासाइट था उसे इन्हीं लोगों ने मारा था। एक दिन स्कूल से आते टाइम शिनीची गोटो से टकराता है। मिग्गी शिनीची को उसे बिना नजरें मिलाए चुपचाप वहाँ से चलने को कहता है, लेकिन गोटो के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। तभी अचानक गोटो का मुंह भी एक क्रिएचर की तरह खुलता है और उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मिगी भी कम नहीं था। वो उनसे डटकर सामना करता है। मिगी के इशारे पर शिनीची गोटो के पेट में एक रोड घुसा देता है और गोटो मारा जाता है, क्योंकि गोटो को तो ये मालूम नहीं था कि मैगी सिर्फ शिनीची के हाथों पर ही कंट्रोल कर पाया है, और शिनीची का दिमाग अभी भी उसके कंट्रोल में है। अब शिनीची घर जाता है और उसे काफी गिल्टी फील हो रहा था, क्योंकि उसने खून कर दिया था। लेकिन उधर हम देखते हैं कि गोटो अभी पूरी तरह से मरा नहीं था। उसके अंदर का पैरासाइट वहाँ से गुजर रहे एक और इंसान की बॉडी में घुस जाता है, और ये इंसान और कोई नहीं बल्कि शिनीची की माँ थी। कुछ देर बाद मैगी शिनीची को फिर से उठाता है और उसे कहता है कि कोई और भी पैरासाइट हमारे पास आ रहा है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। शिनीची नीचे जाकर देखता है तो गेट से उसकी माँ अंदर आते हुए दिखाई देती है, जिनकी बॉडी पर अब पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था। मिगी शिनीची से कहता है कि अब उनके पास और कोई चारा नहीं है, उसे अपनी माँ को मारना ही होगा, नहीं तो वो इन्हें मार डालेगी। लेकिन शिनीची ऐसा करने से मना कर देता है। तभी उसकी माँ का सर भी एक अजीब तरह के क्रिएचर की तरह खुलता है और शिनीची के ऊपर हमला कर देता है, जिससे शिनीची की छाती में बहुत ही गहरी चोट लगती है। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि शिनीची एकदम सही सलामत था, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। वह ठीक हुआ क्योंकि मिगी ने अपने सेल से शिनीची के हार्ट में हुए छेद को भर दिया था। अब शिनीची का सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी माँ को ढूंढकर गोटो के पैरासाइट को खत्म करना। शिनीची अपनी माँ को काफी ढूंढता है, लेकिन उनका ठिकाना उसे नहीं मिलता। वो तमिया से भी गोटो के ठिकाने के बारे में पूछता है, लेकिन तमिया उसे कुछ नहीं बताती। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि काफी जांच के बाद पुलिस को रेस्टोरेंट में गोटो के बॉडी के पास शिनीची के फिंगरप्रिंट मिलते हैं, जिसकी वजह से उन्हें उसके ऊपर शक होता है और वो उसे पूछताछ करने के लिए उसके घर जाते हैं। लेकिन यहाँ उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, इसलिए वो यहाँ से चले जाते हैं। अब क्योंकि मिग्गी ने शिनीची के दिल को अपने सेल से ठीक किया था, इसलिए शिनीची में भी मिग्गी की पर्सनैलिटी आ गई थी। वो भी उसी की तरह बिहेव करने लगा था। पहले वो हमेशा डरा डरा चुपचाप रहता था, लेकिन अब वो एकदम निडर हो गया था। उसके बिहेवियर में काफी बदलाव आ गया था। वो सभी से काफी एरोगेंटली बिहेव करता था। एक दिन जब वो साटोमी के साथ शॉपिंग कर रहा होता है, तो वो रास्ते में मरे हुए कुत्ते को उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है। यहाँ फिर से उसकी इमोशनलेस बर्ताव को देखकर साटोमी उससे गुस्सा हो जाती है और दोनों के बीच में फिर से झगड़ा हो जाती है। अब शिनीची के हार्ट को अपनी सेल से भरने के बाद मिग्गी कहता है कि उसे हर दिन कम से कम 4 घंटे सोना होगा और ये नींद उसे कभी भी आ सकती है, और अगर इस बीच किसी भी पैरासाइट ने उसके ऊपर हमला किया तो वो उसकी मदद नहीं कर पाएगा और उसे अकेले ही खुद उससे निपटना होगा। उधर तामिया के कहने पर एक पैरासाइट मेयर की बॉडी पर कब्जा कर लेता है ताकि वो इलेक्शन जीतकर पूरे शहर को कंट्रोल कर सके। इसके बाद हम शिनीची के स्कूल में उसी लड़के को देखते हैं जिसे तामिया ने शिनीची से मिलवाया था।
यहाँ शिमाडा शिनीची पर नजर रखने के लिए उसके स्कूल को ज्वाइन करता है और सबके साथ काफी फ्रेंडली होने का नाटक करता है। एक दिन पेंटिंग क्लास में एक लड़की शिमाडा के सर से एक बाल उखाड़ लेती है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि सर से अलग होने के बावजूद वो बाल हिल रहा था जैसे उसमें जान हो, और इस तरह पूरी क्लास को पता चल जाता है कि शिमाडा एक मॉन्स्टर है। अब शिमाडा अपने असली रूप में आ जाता है और क्लास में मौजूद सभी बच्चों के ऊपर हमला करता है। उसी क्लास में सटोमी भी मौजूद थी। वहाँ पड़ी हुई एक एसिड की बोतल को उठाकर उसके ऊपर फेंक देती है। एसिड गिरने पर शिमाडा एकदम पागल हो जाता है और वो अपना आपा खोकर सबको एक एक करके मारने लगता है। इन सबके चिल्लाने की आवाज सुनकर शिनीची ऊपर आता है और चारों तरफ इतनी सारी लाशें देखकर उसके होश उड़ जाता है। वह किसी तरह सटोमी को बचाकर नीचे कूद जाता है। तमिया भी आकर देखती है कि शिमाडा एकदम बेकाबू हो गया है और इन पैरासाइट्स का राज सबके सामने खोल ना जाए, इसलिए वो उसे मारने के लिए उसके ऊपर एक एक्सप्लोसिव फेंक देती है। लेकिन एक्सप्लोसिव फटने के बावजूद भी शिमाडा जिंदा रहता है और वो स्कूल की छत की तरफ बढ़ता है। पुलिस भी वहाँ आकर उसके ऊपर गोलियां चलाती है, पर शिमाडा उन्हें भी एक एक करके मार डालता है। इधर शिनीची को पता चलता है कि शिमाडा स्कूल की छत की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद शिनीची भी उसके सामने वाली बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाता है और मिगी को एक धनुष बनाकर शिमाडा के ऊपर एक रोड से हमला करता है। तीर की तरह वो रोड शिमाडा के शरीर से आर पार हो जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद तमिया शिनीची से मिलती है और कहती है कि उसे कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ेगा क्योंकि उसकी डिलीवरी का समय नजदीक आ गया है। यहाँ वो जाते जाते गोटो का एड्रेस शिनीची को दे जाती है क्योंकि गोटो ने उसकी माँ को अपना होस्ट बना लिया था और उस पे कब्जा कर लिया था और अब तमिया भी एक माँ बनने वाली थी, इसलिए वो उसके दर्द को समझ सकती थी। अब एड्रेस लेके शिनीची सीधे गोटो के ठिकाने पर जाता है। वहाँ गोटो अभी भी उसकी माँ की बॉडी में था। यहाँ एंड मौके पर मिगी को नींद आ जाती है, मगर सोने से पहले वो अपने आप को एक हथियार में बदल देता है। अब यहाँ शिनीची और गोटो के बीच में बहुत ही भयानक लड़ाई होती है। हालांकि गोटो शिनीची के ऊपर भारी पड़ रहा था, मगर किसी तरह थोड़ी देर के लिए शिनीची की माँ अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लेती है और मौका पाकर शिनीची उनका सर धड़ से अलग कर देता है और उन्हें मारकर वो गोटो के पैरासाइट को भी खत्म कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस मेयर के शरीर में पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था, वो मेयर अब इलेक्शन जीत जाता है और अब वो पूरे शहर को कंट्रोल कर सकता था। जिस डिटेक्टिव ने इस केस की जांच करी थी, उन्हें एक स्पेशल टीम का बुलावा आता है और केस की फाइलें उन्हें देने को कहा जाता है। यहाँ इन सभी पैरासाइट्स को मारने के लिए एक मिशन की शुरुआत करी जाती है जिसका नाम था ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्शन। फिर हम तमिया को उस मेयर के साथ देखते हैं जिनके पास एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर मिस्टीरियस पैरासाइट था जिसका नाम था गोड, और वो शायद इनका लीडर भी था। मूवी के लास्ट में शिनीची साटोमी से मिलने हॉस्पिटल में जाता है और कसम खाता है कि वो शहर में मौजूद एक एक पैरासाइट को मारकर ही दम लेगा। तभी हम दूसरी बिल्डिंग में जासूस को देखते हैं जो इनके ऊपर नजर बनाए हुए था। वो इनकी पिक्चर्स क्लिक करता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी का पार्ट 2 भी है जो आज नहीं तो कल उसे भी अपलोड कर दी जाएगी, तो उसे पार्ट को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी के लिए अलविदा और फिर हम मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में।